तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आईबीपीएस द्वारा जो कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस के तहत कस्टमर सर्विस एसोसिएट की वैकेंसी निकाली गई है डिफरेंट बैंक के लिए, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं घर बैठे। तो उससे पहले हमारे सामने उसकी जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो है। इसमें से जो मेन मेन की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है आईबीपीएस द्वारा निकाली गई है, किसके तहत निकाली गई है? कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस के तहत। जिस पोस्ट के लिए निकाली गई है उस पोस्ट का नाम सीएसए यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट है, ठीक है। वैकेंसी 2027-28 के लिए निकाली गई है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 1 अगस्त 2026 से लेकर कर 21 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। इसकी जो फी पेमेंट की डेट है 1 अगस्त 2026 से लेकर के 21 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। इसकी जो करेक्शन विंडो है एप्लीकेशन क्लोज होने के और फी पेमेंट की डेट क्लोज होने के ठीक 2 दिन बाद तक चलने वाली है, ठीक है। सिर्फ 2 दिन के लिए आप इसके एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कुछ गलत जानकारी फिल कर दी है तो। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सितंबर 2026 में होगी। इसकी जो डाउनलोड कॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड जो सितंबर 2026 में इशू किया जाएगा। इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये अक्टूबर 2026 में होगी और इसकी प्रिलिमिनरी एग्जाम की जो रिजल्ट है वो नवंबर 2026 में इशू हो जाएगी यानी पब्लिश हो जाएगी। इसके बाद मेन एग्जाम की जो कॉल लेटर है वो नवंबर 2026 में आ जाएगी और इसकी जो मेन एग्जाम है ये 2026 में कंप्लीट हो जाएगी और इसकी जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है यानी ज्वाइनिंग जो है आपको मार्च 2027 में होगी। अब जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है यानी कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक है वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लें। पोस्ट का नाम यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट है। इसकी जो बेसिक पे है जो 20,050 से लेकर के यहाँ पे एक एक करके पूरी बेसिक पे दिखा दी गई है, ठीक है। और इसके बाद जो भी अलाउंसेस होंगे टीए डीए एचआरए वगैरह ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर दी गई है। तो यहाँ इसकी जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं जिसमें 3 सेक्शन में एग्जाम होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। टोटल जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहने वाले हैं। और इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल वाइज टाइम 20 मिनट करके है। टोटल 60 मिनट यानी जो है 1 आवर्स का टाइम आपको मिलने वाला है। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो टोटल 4 सेक्शन में होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांट एप्टीट्यूड। ये टोटल 4 सेक्शन में होने वाले हैं जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 रहने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200। इसके लिए आपको 125 मिनट का टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर दी गई है कि जिस जिस स्टेट में जिस जिस मीडियम में एग्जामिनेशन होगी वो यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। क्योंकि आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना होगा इसमें। हर एक बैंक में यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स दे दी गई है यानी जितने भी पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं उसमें जो कैटेगरी वाइज पोस्ट की जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दे दी गई है। आप एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो जितने भी एससी एसटी पर्सन विद डिसेबल एक्स सर्विसमैन और डीईएसएम कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 175 का यानी 175 रुपए का एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और इन सबको छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 और उसके साथ जीएसटी का पेमेंट लगने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अब यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर, तो जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया में होने वाले हैं, आपके स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होने वाले हैं वो यहाँ पे दे दी गई है। आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लें। यहाँ पे टोटल जितने भी ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो सारे एग्जामिनेशन सेंटर के नाम यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट कहे गए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखना है जैसे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। 10th की और उसकी इक्विवेलेंट की सर्टिफिकेट और कोई सर्टिफिकेट है यानी अगर कोई एनओसी वगैरह है, अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो अगर आपके पास एनओसी वगैरह है तो वो सारी चीजें आप लोगों को रखनी है। यहाँ पे कौन से साइज में कौन सी चीजें रखनी है सारी चीजें बता दी गई है। तो जो मेन मेन की पॉइंट्स थी उसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। तो अगर आपको और भी डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो मैं इस एप्लीकेशन को जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से एक बार सही तरीके से इसको चेकआउट कर लें। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। दोबारा से फर्स्ट नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का मिडिल नेम डालना है। मिडिल नेम को दोबारा से कंफर्म करना है डाल के। लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे जो फुल नेम है आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है प्रिंटेड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या हमने अपना नाम चेंज किया है। तो अगर नाम चेंज किया है तो यहाँ पे हम यस करेंगे। यहाँ पे चेंज फर्स्ट नाम को डालेंगे और दोबारा से चेंज फर्स्ट नाम को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ठीक उसी तरीके से मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। अगर हमने नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर हम अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो भी हमारा मोबाइल नंबर है हम इसको यहाँ पे डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे डालकर हम कंफर्म करेंगे। अब अगर हमारा कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो मेरा सेल्फ का है या फिर पेरेंट का है, जो भी है हम यहाँ से कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम कैंडिडेट का एक्टिव ईमेल एड्रेस डालेंगे। तो सपोज करिए कि अगर हमारा ईमेल एड्रेस google@gmail.com है तो हम यहाँ सिर्फ गूगल लिखेंगे। @ ऑलरेडी है, यहाँ से हम डोमेन जो है जीमेल हॉटमेल जो भी है हम यहाँ से चूज कर लेंगे।
और यहाँ पे हम अपना फुल ईमेल आईडी डालेंगे, यानी google@gmail.com। यहाँ पे फुल ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे पार्शियल google@ ऑलरेडी है और डोमेन नेम यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है सिक्योरिटी कोड, वो हमें यहाँ पे डालना है और फिर से हमें नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद अब हम ओटीपी वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर हमें नजर आ जाएगा, यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी नजर आ जाएगी। तो सबसे पहले इस कैप्चा को फिल करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे नंबर वाले सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर हमें 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव हो जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है और फिर वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। दोबारा से ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और इस बार ईमेल आईडी वाले जो सेंड ओटीपी वाला बटन है उस पर हमें सेंड ओटीपी क्लिक करना है। ठीक, हमें 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। हमारे ईमेल आईडी पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है पासवर्ड वो हमें सेंड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है हम यहाँ पे अपलोड फोटो सिग्नेचर वाले सेक्शन में चले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का हमें फोटो अपलोड करना है। उसकी जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगी, गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ इमेज की जो भी मतलब क्राइटेरिया है अपलोड करने की वो यहाँ पे दे दी गई है कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है, और व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे लाल कलर नहीं होनी चाहिए। आँख की यहाँ पे डायमेंशन दे दी गई है, फाइल की साइज दे दी गई है। अब इसी के साथ हमें एक जो है ऑनलाइन लाइव फोटो भी अपलोड करना होगा, तो उसकी जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे दे दी गई है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग सही तरीके से देख लेंगे। अब सिग्नेचर की जो साइज है, डायमेंशन है, यहाँ पे बता दिया गया है कि 140x60 होनी चाहिए, साइज 10 से 20 केबी के बीच होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक इंक से होनी चाहिए व्हाइट पेपर पर। लेफ्ट थंब इंप्रेशन की भी जानकारी दे दी गई है, तो एक बार इसको आप सही तरीके से जांच लें। तो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके जो भी हमारी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है हम उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको हम चेक कर देंगे कि ये जो हमारी फोटो है 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं है और ये मेरी ही है। अब यहाँ पे हम कैप्चर फोटो, अगर हमारे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में जो है वेब कैम है तो यहाँ पे कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट हम वेब कैम से ही अपना फोटो को क्लिक कर लेंगे। अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसे हम लोग स्कैन करेंगे। तो स्कैन करने के बाद हमारे सामने एक लिंक जनरेट होगी अपने मोबाइल में लिंक जनरेट होने के बाद उसको जो है हम किसी अपने ब्राउजर में पेस्ट करेंगे और वहां से हम अपना लाइव फोटो अपलोड कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको भी चेक कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे स्कैन्ड सिग्नेचर, यानी जो भी कैंडिडेट की स्कैन्ड सिग्नेचर है वो हमें यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ से भी चेक करना होगा और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। अब फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स वाले सेक्शन में चले आएंगे। अब यहाँ से जो भी हमारी जो सोशल कैटेगरी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, जो भी सोशल कैटेगरी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ से अगर हम पर्सन विथ डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हमें यहाँ पे चूज करनी होगी, जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो भी है वो हम यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। अगर हम पर्सन विथ डिसेबल नहीं है तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, हमें फिल करने की जरूरत नहीं है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हमें कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। और अगर हमें किसी भी तरीके की टाइम कंपेंसेटरी चाहिए यानी टाइम में छूट चाहिए तो हम यहाँ पे यस करेंगे। और ये सारी चीजें हमें फिल करनी होगी कि हमें राइटिंग करने में डिफिकल्टी होती है या फिर देखने में डिफिकल्टी होती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हम जो सर्टिफाई करते हैं कि हम जो इससे रिलेटेड जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो हम अपलोड करेंगे कि हम दिव्यांग हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है। और हम गवर्नमेंट अथॉरिटी ने मुझे अलाउ किया है कि हम अपने कंपेंसेटरी को लेके सकते हैं। अगर हम नहीं है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रिलीजियन है कैंडिडेट की, यहाँ पे हिंदुइज्म चूज कर लेंगे क्योंकि हम हिंदुइज्म रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है। अब अगर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है हमें तो यहाँ पे यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस का मतलब गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है हम एक्स सर्विसमैन है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे यस करना है। क्या डिसेबल एक्स सर्विसमैन है, अगर डिसेबल एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, ठीक है। और टोटल पीरियड ऑफ मंथ में डालेंगे कि टोटल मंथ हमने मतलब टोटल कितने मंथ हमने सर्विस की है। अगर हम डिसेबल एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। अगर हमने मतलब यस किया होता, अगर हम हैं तो यहाँ पे डेट ऑफ रिलीफ भी हमें डालना होता है, यानी डेट ऑफ डिस्चार्ज हम यहाँ पे डालना होता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता कि हमने जो है गवर्नमेंट जॉब या फिर सिविल साइड ज्वाइन किया था क्या, अगर किया था तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होता, ठीक है। ये सारी चीजें देनी होती। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम डिपेंडेंट है सर्विसमैन जो कि किल्ड हो गए हैं एक्शन में, यानी वॉर में अगर कोई डेथ हुए हैं, हम उनके अगर डिपेंडेंट है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं क्या, अगर हम एज रिलैक्सेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे हम यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे
नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर हम येस करते हैं तो इसके मतलब डाइवर्स वुमेन, जुडिशली वुमेन, विडो, ठीक है? हाँ, क्योंकि हमने जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी से फिल किया है तो उसके तहत हमें जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर हम एज रिलैक्सेशन नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस के एग्जाम में कब इससे पहले कभी अपीयर हुए हैं तो यहाँ पे येस पर क्लिक करना है। टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें यहाँ पे डालना है और कौन-कौन से अटेम्प्ट हमने मतलब कौन-कौन से सीडब्ल्यूई या सीआरपी को हमने अटेंड किया है उसकी जानकारी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर हमने नहीं किया है तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर हमने किसी भी बैंक में अप्रेंटिसशिप किया है तो यहाँ पे हम येस करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे जिस बैंक में हमने अप्रेंटिसशिप किया है उसको हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और टाइम पीरियड यहाँ पे हम चूज़ कर लेंगे, यानी जिस डेट को हमने जॉइन किया था, मतलब जिस डेट से हमारी जॉइनिंग हुई थी अप्रेंटिस के तौर पर और जिस डेट को हमने यहाँ पे एंड किया था। यहाँ पे हम अपनी अप्रेंटिसशिप आईडी दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम एनएटीएस पोर्टल पे रजिस्टर हैं, अगर हैं तो यहाँ पे हम येस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और उसकी जो एनरोलमेंट नंबर है वो हम यहाँ पे डालेंगे। अगर अप्रेंटिसशिप हमने नहीं किया हुआ है किसी भी तरीके का तो यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे फिर भी हमें जो है अगर हम रजिस्टर्ड हैं एनएटीएस पोर्टल पे तो यहाँ पे हम येस किए हुए हैं तो उसका आईडी डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सिटीजनशिप हमें इंडियन चूज कर लेनी है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे जो है अप्लाइंग स्टेट यानी एग्जामिनेशन सेंटर हम जिस भी स्टेट में चाहते हैं, जो भी हमारे नियरेस्ट स्टेट है, कंफर्टेबल स्टेट है, वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अब उस पार्टिकुलर स्टेट में जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं, यानी उस पार्टिकुलर जिस भी स्टेट में हम फ़िल कर रहे हैं, हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। तो जैसे हमने वेस्ट बंगाल के लिए फ़िल किया है, तो उसके लिए 2 लैंग्वेज है, बंगाली और नेपाली। तो जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना चाहते हैं, उसको हम चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे कि जिस लैंग्वेज को हमने चूज़ किया है, उसमें हम प्रोफिशिएंट हैं, ठीक है? और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे 10th स्टैंडर्ड या फिर उसके अबव मार्कशीट में हमने लोकल लैंग्वेज को ये किया हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है, यानी अगर हमने बांग्ला पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे येस करेंगे, तो जिससे हमें जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा। अगर हम नो करते हैं तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, ठीक है? यानी अगर हमने 10th स्टैंडर्ड या फिर उससे अबव स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा हुआ है तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे ये करना मतलब हमें देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हम सबमिट करेंगे कि हमने 10th में एविडेंस सबमिट करेंगे कि हमने 10th में पढ़ा था। अब यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सेंटर तो हमने वेस्ट बंगाल रीजन के लिए फिल किया है, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी प्रिलिमिनरी एग्जाम के सेंटर है वो हमारे सामने चली आएगी। अब हम जिस भी सेंटर पर चाहेंगे हम अपना चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे दूसरा सेंटर चूज कर लेंगे, ठीक है? मैक्सिमम हम मतलब 2 प्रिलिमिनरी एग्जाम और 2 मेन एग्जाम के सेंटर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मेन एग्जामिनेशन की प्रेफरेंस भी हम दोबारा से यहाँ चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी में देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश और बंगाली में। हमने वेस्ट बंगाल के लिए फुल किया है तो हम यहाँ पे जो भी है हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आईडी प्रूफ डिटेल यहाँ पे चेक करेंगे और इसके बाद जिस भी आईडी प्रूफ को हम देना चाहते हैं उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे हमने आधार कार्ड चूज किया, अब आईडी प्रूफ नंबर यहाँ पे हमें आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम डे, मंथ और ईयर में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, तो 1 अगस्त 2026 तक जो भी हमारी डेट होगी वो यहाँ पे कैलकुलेट होकर चली आएगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जो भी हमारी जेंडर है, जेंडर को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस जो भी है हमारी अनमैरिड, मैरिड, विडो, विडोअर जो भी है वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है हम डालेंगे, कॉन्सेंट डालेंगे कि मतलब हमारा आधार कार्ड वेरिफिकेशन पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारा जो कोई जुड़वा या फिर तिरवा या फिर कोई 4 एक ही सेम मतलब ये कि भाई हैं क्या? ठीक है? तो अगर है तो यहाँ पे येस करेंगे और इसके बाद ट्विन है या ट्रिपलेट है या कोई फिर इंपॉर्टेंट है, यानी जुड़वा है या फिर 3 है या फिर 4 है। तो जो भी है हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, ठीक है? तो वही सेम हमारा जो भाई या बहन है, हमारा जो सीआरपी, सीएसए के एग्ज़ाम में वो भी अपीयर हो रहा है क्या? तो अगर हो रहा है तो यहाँ पे येस वाले एक बटन पर क्लिक करेंगे, फिर उसकी जेंडर देंगे, उसका नाम देंगे, आईडी प्रूफ देंगे, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है, यानी कोई भी हमारा जुड़वा भाई नहीं है, तो सिंपल हम यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर कैंडिडेट के फादर का नाम डालना है, कैंडिडेट के मदर का नाम यहाँ, अगर कैंडिडेट मैरिड होता तो उसकी स्पाउस का नाम यहाँ पे डालना होता। फादर के नेम को दोबारा से कंफर्म करना है, मदर के नेम को दोबारा से कंफर्म करना है, स्पाउस के नेम को दोबारा से कंफर्म करना है, ठीक है? अब यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बटन पर चूज़ करना है कि हमारा जो फादर और मदर नेम है वो सेम है, ठीक है? थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। तो जो भी कैंडिडेट की कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, यानी जो प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे कम्युनिकेट करेगी मतलब आईबीपीएस, उस एड्रेस को यहाँ पे डालना है। तो एड्रेस 1 डालना है, एड्रेस 2 और 3 ऑप्शनल है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा एड्रेस है तो आप उसको 2 और 3 में भी फिल कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। अब उस स्टेट के भीतर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट रही है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। पिन कोड, आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस की जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको चेक कर देंगे, जिससे कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग-अलग है तो इसको अनचेक रहने देना है और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अब यहाँ पे जीएसटी इनवॉइसिंग की जो एड्रेस है वो यहाँ पे चूज़ कर लेनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे चूज़ कर लेनी है।
तो हमने क्योंकि अनरिज़र्व कैटेगरी से फ़िल किया था, तो यहाँ पे हमें जो है ₹850 का जो है एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। इन सारी चीज़ों को फ़िल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार ये वैलिडेट हो जाएँगे, अगर कोई भी मतलब कॉलम हमने नहीं फ़िल किया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे हमें एरर नज़र आएगा। अगर मतलब सारी चीज़ें फ़िल हुई रहेगी, तो यहाँ पे वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और लैंग्वेज वाले सेक्शन में चले आए हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को फ़िल करना होगा। तो यहाँ पे 10th की जानकारी फ़िल करनी है, जिस भी बोर्ड से हमने 10th पास किया है या फिर इंस्टीट्यूट से या फिर यूनिवर्सिटी से, वो हमें यहाँ पे फ़िल करनी है। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डाल देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क हम यहाँ पे डाल देंगे, जितने भी मार्क हमने गेन किए हैं। अब इसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन जिस भी यूनिवर्सिटी से हमने पास किया वो हम यहाँ पे डाल देंगे। डिग्री का नाम हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी डिग्री हमने अचीव की है। अब अगर वो डिग्री यहाँ पे नहीं है, तो हम अदर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अदर जो डिग्री है वो यहाँ पे ये करेंगे। अदरवाइज हमारी डिग्री अगर इसमें मेंशन है, तो हम उसको चूज कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी स्पेशलाइजेशन है। डेट ऑफ पासिंग हम यहाँ पे डालेंगे और परसेंट ऑफ मार्क्स ठीक उसी तरीके से। ठीक है। अब अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो उसकी भी जानकारी दे देंगे। अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो वो डाल देंगे, अदर क्वालिफिकेशन है तो सेम उसी तरीके से। हालाँकि ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यहाँ पे 10th और ग्रेजुएशन है। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, तो यहाँ पे हमें येस करना है। अब हमारे पास कंप्यूटर की कौन-सी डिग्री है, वो हमें यहाँ पे चूज़ करनी है, कि हमने हाई स्कूल या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में डिग्री अचीव किया है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है। अब अगर हमने डिप्लोमा चूज़ किया हुआ है, तो कंप्यूटर ऑपरेशन या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज जो भी हमारे पास है, वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। अब अगर हमारे पास पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो हम उसकी जानकारी देंगे। अगर हम वहाँ पे प्रेज़ेंटली काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस करेंगे, ठीक है? और एम्प्लॉयर का नाम, डेज़िग्नेशन, जब से हमने मतलब काम करना शुरू किया है और जब तक हम काम कर रहे हैं, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीज़न ऑफ लिविंग, ठीक है? ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें फ़िल करनी है। अगर हम प्रेज़ेंट में काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे और किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस है, तो भी हम दे देंगे। यानी अगर हमने काम छोड़ दिया है, तो भी हमारी एक्सपीरियंस डिटेल हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब क्योंकि हमने रिज़र्व कोटा से फ़िल किया था, तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है, क्या हम मतलब प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, डिसेबल, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है? यानी उसमें बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे ऊपर किसी भी तरीके की गिरफ्तारी, फाइन, कन्विक्शन, सेंटेंस अगेंस्ट कुछ भी हुआ है, लॉ ऑफ कोर्ट हुआ है, तो अगर यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे येस पर क्लिक करेंगे और उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हमारे ऊपर एफआईआर वगैरह किसी भी तरीके का अपराध साबित हुआ है या फिर डिटेंशन हुआ है, ठीक है? अगर नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज नोन। अब क्योंकि हमने वेस्ट बंगाल रीजन से फ़िल किया है, तो हमें यहाँ पे बंगाली नज़र आ गई है और बंगाली को हमें रीड, राइट और स्पीक तीनों करनी आनी चाहिए। तो तीनों बटन को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब कोई दूसरी लैंग्वेज, सपोज़ करिए अगर हमें हिंदी आती है, हिंदी अगर रीड और राइट करने आती है, स्पीक करने नहीं आती है, तो हम रीड और राइट वाले बटन को ये करेंगे और इसके बाद कोई तीसरी लैंग्वेज, और अगर तीसरी लैंग्वेज इनमें से नहीं है, तो यहाँ पे अदर भी चूज़ कर सकते हैं। अदर लैंग्वेज का नाम और उसको रीड, राइट क्या करना जानते हैं, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। हालाँकि ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, फर्स्ट लैंग्वेज ही सिर्फ़ आपको मैंडेटरी है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है, वेरीफाई कर लेना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे प्रेफरेंस वाले सेक्शन में चले आएँगे, तो हम जिस भी बैंक में प्रेफ़रेंस देना चाहते हैं, यानी अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है, तो हम सबसे पहले कौन से बैंक को प्रेफ़र्ड करेंगे कि हम जॉइन करने के लिए। तो आप अपने एक-एक प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लें, जैसे हम सबसे पहले इंडियन बैंक चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद मान के चलिए अगर हम पंजाब नेशनल बैंक में जाना चाहते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यूको बैंक में जाना चाहते हैं, तो यूको बैंक चूज़ कर लेंगे। ऐसे कर के हम सारे एक-एक करके, एक-एक सारे बैंक को हम ऐसे चेक कर के मतलब प्रेफ़रेंस ऑर्डर डाल देंगे। तो हमारे अच्छे मार्क्स होंगे, तो हमारे जो 1 नंबर पर प्रेफ़रेंस होंगे, वो हमें मिल जाएँगे। इसके बाद उससे कम मार्क्स हुआ, तो उसके जो 2 नंबर प्रेफ़रेंस है, उसपे हमें मिल जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से। इसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करना है, सक्सेसफुली वेरिफाइड हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन की प्रीव्यू है, यानी रजिस्ट्रेशन की प्रीव्यू है, वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाती है। अब यहाँ पे हम आई एग्री वाले बॉक्स को चेक करेंगे, कन्फर्म वाले बॉक्स को चेक करेंगे, ठीक है? इन सारी चीज़ों को करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से फाइनल कन्फर्मेशन के ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड लिस्ट वाले सेक्शन में चले आएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हमें यहाँ पे अपलोड करना है, यानी एलटीआई लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से गाइडलाइन देख सकते हैं। हमने जैसे कि यहाँ पे देखा था, ये वाली जो गाइडलाइन है, इसमें हमने देखा था कि सभी की जो जैसे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे डायमेंशन बता दी गई 240x240 होनी चाहिए। जो उसकी फाइल साइज़ है वो 20 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड करेंगे। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि देखिए यहाँ पे नोटिफ़िकेशन के पीडीएफ में दिया हुआ है, ये चीज़ आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आई लिखना है, मतलब एक व्हाइट पेपर पर आपको इस तरीके से लिखना है आई, और फिर आपको अपना नाम लिखना है, यानी जो भी कैंडिडेट का नाम है वो लिखना है
और इसके बाद ये पूरी जो मतलब टेक्स्ट है, इस पूरी टेक्स्ट को लिख देना है उस व्हाइट पेपर के ऊपर। लिखने के बाद उसकी जो है स्कैन करके फोटो क्लिक करके मतलब स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो भी उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी उसकी साइज है, उस साइज में उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट वो हमें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है कि जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है और थंब इम्प्रेशन है और 10th की जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम मतलब कनेक्ट करना चाहते हैं डिजी लॉकर से, हम फेच करवाना चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ को, तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा नजर आ रहा है सिक्योरिटी कोड, वो हमें यहाँ पे मतलब फिल करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सीधे पेमेंट वाले सेक्शन में चले आए हैं। अब क्योंकि हमने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया था तो हमें जो है 175 रुपीज का पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे दो पेमेंट गेटवे हैं, बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू, तो किसी एक पेमेंट गेटवे को हम यहाँ पे चूज कर लेंगे क्लिक करके। इसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड हमें नजर आ रही है, इस सिक्योरिटी कोड को हम यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद जो है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हम पेमेंट के जो पेज है, पेमेंट पेज पर पहुंच गए हैं। अब जिस भी मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, जिस भी मेथड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उस चूज कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे यूपीआई चूज किया है। अब यहाँ पे इस शो क्यूआर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्यूआर कोड नजर आ जाएगा। उस क्यूआर कोड को जो है हम यहाँ पे स्कैन करके अपना एप्लीकेबल फी जो भी है हम उसको पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन रिसिप्ट हमें जनरेट हो जाएगी, उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना है। दोबारा से हमें इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पे लॉग इन इफ ऑलरेडी रजिस्टर, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे हमें अपना पासवर्ड डालना है जो कि हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर रिसीव हुई है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, ये जो सिक्योरिटी कोड है, वो यहाँ पे डालना है और फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद जो है हमारा जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की जानकारी आप सभी लोगों को पहुंचते रहे। धन्यवाद।